हमास के आतंकी से जब पूछा गया कि तुम लोग सारा पैसा इस तरह की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करते हो, सुरंगें बनाने के लिए करते हो, अपने लोगों के लिए शेल्टर क्यों नहीं बनाते इस तरह की वॉर की परिस्थिति के लिए, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा हम तो सुरंगें ही बनाएंगे, हम तो हथियार ही चलाएंगे, ये काम शेल्टर बनाने का यूएन का काम है, वो करे। यानी अपने लोगों की, फिलिस्तीनियों की उसको भी चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपसे प्रतिक्रिया इस पर बाद में लूंगी। जनरल मैस्टन, आप और जनरल शंकर दोनों के पास आते हुए, नसरुल्लाह फैक्टर कितना बड़ा साबित हो सकता है मुस्लिम कंट्रीज को और उकसाने में, इंस्टिगेट करने में? जनरल मैस्टन। सॉरी, ये आप बोल रहे थे तो वारिस जी कुछ बोल रहे थे, फिर से जरा रिपीट करिएगा। मैं ये बोल रही थी सर कि अब नसरुल्लाह आज जो उसने 3 नवंबर का डेडलाइन दी है, कुछ ही देर बाद बोलने वाला है 2 फ्रंट्स खुल जाना, क्योंकि अभी तक लिमिटेड तरीके से हिजबुल्लाह से कुछ रॉकेट्स इधर से उधर फायर हो रहे थे। लेकिन अगर आज इस पैमाने पर वो तैयारी कर रहा है, अब से लगभग 5-6 मिनट बाद उसके भाषण की शुरुआत होगी, तो फिर क्या बड़ा रूप हो सकता है इस युद्ध का? अंजना जी देखिए, बिल्कुल ये नसरुल्लाह को जो आज स्पीच होगी, मेरे को लगता है उनका इरादा तो क्लियर है कि ये 2 फ्रंट खोलने का चेष्टा है और इसीलिए संबोधित कर रहे हैं, खासकर आज जुमा के दिन, और इसको एक मजहब का कलर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे को साथ साथ ये लगता है कि ये जो अटैक भी शुरू होगा आज, शायद ये इसी के बाद काफी रॉकेट्स और मिसाइल्स हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए जाएंगे इजरायली सेना पे। हाँ। लेकिन इजरायली सेना को वो तैयार है 2 फ्रंट लड़ाई लड़ने के लिए, और मैं तो बोलूंगा 2 नहीं, वो अभी 3 फ्रंट लड़ाई लग रही है। एक तो वेस्ट बैंक में, एक हिजबुल्लाह के खिलाफ, एक हमास के खिलाफ, और दूसरा ये जितनी मिसाइल्स आ रही हैं एयर फ्रंट और सी फ्रंट से भी, तो वो 4 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा है। और इजरायली डिफेंस फोर्सेज पूरी सक्षम और हर तरीके से वो तैयार है ये लड़ाई का जवाब देने के लिए। लेकिन ये लड़ाई का क्या विस्तार होगा? देखिए, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, मेरे को नहीं लगता वो ये इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि देखिए आज की तारीख में अरब देशों में कुछ देश है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, बहरीन है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। इन्होंने सबने पीस ट्रीटी साइन की है, और खासकर जो अब्राहम अकॉर्ड्स अभी ऑफ लेट हुए थे, इंडिया का जो आईमेक प्रपोजल था, ये सब एक फॉरवर्ड लुकिंग डायरेक्शन में है। ईरान और ये जो समर्थक देश है, सीरिया है और इराकी मिलिशिया है, लेबनान है, और लेबनान भी एक्चुअली पूरा देश नहीं, सिर्फ हिजबुल्लाह, यमन है, हुती रिबल्स, ये है बैकवर्ड लुकिंग। इनका सिर्फ एक काम है, टेररिज्म, सुसाइड बॉम्बर्स, और अपने लोगों की परवाह ना करना और अपने लोगों को मरवाना, प्रॉक्सीज। जो पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ किया, पाकिस्तान आर्मी किसको यूज करती है? वो यूज करती है एलईटी और ये सारे संस्थाओं को, और अफगानिस्तान में उसने तालिबान को यूज किया है। तो वो ये ईरान भी यही कर रहा है। तो मेरे को लगता है बाकी अरब वर्ल्ड इसका साथ नहीं देगी, ये विस्तार में नहीं होगा। और देखिए, अमेरिकन के 2 कैरियर शिप वहां पर पूरी कैरियर फ्लीट तैयार है, रेड सी, पर्शियन गल्फ में भी है। तो मेरे को लगता है देखिए ये इतना विस्तार नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर 3 डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता है होगा। लेकिन हाँ, आज रात मेरे को पूरा अंदेशा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल अटैक बढ़ेंगे। और थोड़ा ये रशिया का सपोर्ट भी दिख रहा है, जो वैगनर ग्रुप वहां पर ये SA-22 एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है, तो उसका भी हाथ है। और देखिए, पुतिन को ये इंटरेस्ट है, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट होगा, अमेरिका, जिसको मिलिट्री पार्लेंस में बोलूं, अमेरिका यहाँ पर इस लड़ाई में सक इन हो जाएगा। और वो ही चाहता है पुतिन कि वो यहाँ पर लड़े और वो वहां पर अपना बदला यूक्रेन के खिलाफ आराम से निकाले, क्योंकि फिर वेस्ट का और अमेरिका का सपोर्ट रशिया, ये यूक्रेन की तरफ कम हो जाएगा। तो इसमें ईरान का भी ये रशिया का भी हाथ दिखता है। चाइना को मैं हाथ नहीं बोलूंगा, लेकिन चाइना को ये सूट करता है, क्योंकि जो आईमेक कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोज किया था, और सऊदी अरेबिया और इजराइल ने और यूरोप ने एक्सेप्ट किया था, और जॉर्डन ने भी एक्सेप्ट किया था, ये ईरान को और चाइना को सूट नहीं करता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे को लगता है कि अभी ये विस्तार से ये लड़ाई नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, रुकेगी नहीं। लेकिन इजराइल के पास पूरी कैपेबिलिटी है 3-4 फ्रंट पे लड़ने की, और वो अच्छे तरीके से लड़ा है। ठीक है जनरल शंकर, देखिए कई तो एक रशियन एक्सपर्ट है, वॉर एक्सपर्ट, जो कह रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब वो पॉकेट्स में लड़ा जा रहा है, क्योंकि अब न्यूक्लियर पार का डेटरेंट है, तो लोग अलग अलग हिस्सों में, रशिया यूक्रेन यहां लड़ रहे हैं, यहां पर एक अलग जंग चल रही है, इसी तरह से हो रहा है। लेकिन ये अपने अपने तरीके देख रहे। लेकिन ये हमास और इजराइल की जंग के बाद नसरुल्लाह पहली बार बोल रहा है। आप उसके इस भाषण को किस तरह से देखते हैं? कुछ ही देर के बाद उस भाषण की शुरुआत होगी। अब ये लाइव तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं
ये देखिए वहीं की तस्वीरें हैं जहां पर अब से कुछ देर में नसरुल्लाह बोलने वाला है। जनरल शंकर को दिखाए। जनरल शंकर, ये हम वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी कोशिश है कि जुमे के दिन इसको धार्मिक रंग भी दिया जाए और पहली बार बोल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मौका दिया कुछ तो बोलने के लिए। देखिए, अभी तक जो बातें हुई हैं, मैं जनरल मिनिस्टर से बहुत तक सहमत हूँ। जनरल मिनिस्टर ने काफ़ी हद तक सही बातें बता दी है। आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब अभी देता हूँ, सिर्फ एक बात कहने के बाद, कि हमें मालूम होना चाहिए कि हिजबुल्लाह कौन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडर कौन है, टेररिस्ट लीडर है। उस तरह हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हूती एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल इज अ प्रोफेशनल आर्मी। इजराइल के लोगों की साइकोलॉजी सबको पता होनी चाहिए कि दे आर फाइटिंग फॉर एग्जिस्टेंस। उनकी जो टेक्निक है, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, मिलिट्री हार्डवेयर जो है, उनकी मोटिवेशन जो है, उनकी लीडरशिप जो है, वो इन लोगों को सबको मिला के से कहीं ज्यादा है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी आप कह रहे हैं कि नसरुल्लाह क्या कहेगा आज? यही कहेगा कि हम इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। देयर इज अ डाउट इन इट। वो तो कॉल इसको लश्काएगा कि हिजबुल्लाह ये करेगा और हूती ये करेगा और हमास ये करेगा, चारों तरफ से हम इजराइल को घेरेंगे और इसको नष्ट कर देंगे। वंस एंड फाइनल इजराइल विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। यही भाषण देंगे और क्या देंगे। लेकिन समझने की बात कुछ और है। इस समय समझने की बात यह है कि इस समय एक हमास का फ्रंट खुला हुआ है पैलेस्टीन और गाजा के अंदर, एक लेबनान का फ्रंट खुल गया है ऑलरेडी पिछले कई दिनों से, और नसरुल्लाह के बाद और एक्टिव होगा। उधर से हूती खुल रहा है। ये चारों जगह से जो खुल रहा है फ्रंट, इसमें इजराइल आर्मी पूरी तैयार है। मुझे पूरा यकीन है विद फुल कॉन्फिडेंस कि इसके बारे में इजराइल ने शुरू में ही सोच रखा होगा। दे मस्ट हैव फैक्टर्ड दिस इन देयर प्लानिंग। अब बात यह रही कि इसमें इजराइल का रिएक्शन क्या होगा। देखिए, अगर जिस तरीके से पैलेस्टीन में बर्बादी हुई है और ह्यूमैनिटेरियन एंगल आपने देख लिया, जो आपने डेथ और वुंडेड की फिगर बता दी, वही चीज रिपीट होगी लेबनान के अंदर। फिर आप सब कहेंगे कि जी हाँ, ह्यूमैनिटेरियन डिस्ट्रक्शन हो गया, ह्यूमैनिटेरियन की कोई सोच नहीं रहा। वही होगा लेबनान में, वही होगा सीरिया में, और वहां पर भी उसी तरह से डिस्ट्रक्शन होगा बाय एयर पावर, बाय मिसाइल्स, जो इजराइल के पास इसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन अब सबसे खतरनाक बात जो है, जो आप भी कई दफा इंडिकेशन दे चुकी हैं, और उसको मैं बड़े जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि ऑल्दो आई डोंट थिंक ऐसा होगा, मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा और होना नहीं भी चाहिए, लेकिन अगर इजराइल किसी तरह से ज्यादा प्रेशर में आ गया, हिजबुल्लाह की, हमास की, हूती की प्रेशर में ज्यादा आ गया, तो वो क्या करेगी? वो मानती है, उसको पता है कि इस पूरे जंग की जड़ जो है वो ईरान में है, और ईरान उसकी रेंज के अंदर है। ईरान के ऊपर हवाई हमला, ईरान के ऊपर कन्वेंशनल मिसाइल और ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक की भी कैपेबिलिटी इजराइल रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होगा, मुझे पक्का यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर किसी वजह से इजराइल के ऊपर वो हमले हो जाते हैं जो हिजबुल्लाह सोच रहा है कर सकेगा, जो हमास सोच रहा है वो कर सकेगा, तो इसका नतीजा बहुत ज्यादा गंभीर होगा। आपने कई दफा कहा कि तीसरे युद्ध की तरफ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। जी बिल्कुल चला जाएगा। इसलिए आज की तारीख में हम कहना चाहते हैं कि ब्लिंकन आज फिर यहाँ पर आए हैं, यहाँ का दौरा कर रहे हैं, उन सबको समझा रहे हैं कि इसको अब ज्यादा मत भड़कने दीजिए, इसको एनलार्ज मत कीजिए। अगर एनलार्ज करेंगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा सबके लिए, पूरा विश्व इसमें नाश हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हिजबुल्लाह चाहे भाषणबाजी कुछ भी करे, लेकिन इजराइल उसको वहीं पर रोकने की काबिलियत रखता है। हमास के संग तो वो डील कर ही रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि दोनों जगह ह्यूमन रेस, जो सिविल पॉपुलेशन, इनोसेंट सिविल पॉपुलेशन, चाहे पैलेस्टीन में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, और चाहे इजराइल में हो, वो सब सफर कर रहे हैं। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि इनोसेंट्स को मत मारिए, इनको एड दीजिए, लेकिन इनोसेंट्स को तो आपने गाजा के अंदर एक ह्यूमन शील्ड बना रखा है, उनकी वजह से तो एड नहीं पहुंच रही है, वहां से जाने नहीं देते शरणार्थियों को, उनको रोक के बंदी बना के रखा हुआ है। ये अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा आज की इजराइल के जो 250 उन्होंने टेररिस्ट ने पकड़ के रखे हुए, होस्टेज बना के रखे, उनका क्या हाल है? उनकी ह्यूमैनिटेरियन राइट्स नहीं है क्या? उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू ऑब्टेन देयर रिलीज। वो तो और हमला करो, और लड़ाई करो, और बर्बादी करो, इसकी तरफ दुनिया की सोच है क्या? दिस इज द सोच ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कौन कहता है कि हिजबुल्लाह टेररिस्ट नहीं है?
कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट नहीं है? क्या हमास ने जो हरकतें की है 7 अक्टूबर को वो बारबेरिक और टेररिज्म 7 नहीं है? तो अक्टूबर क्या पर है? तो सिलेक्टिव तो समझ एमनेशिया हो लीजिए, जाता है सर वारिस this is पठान को। मैं लौट रही हूँ आपके dangerous. पास। 7 अक्टूबर पर सिलेक्टिव एमनेशिया हो जाता है वारिस पठान को। वारिस पठान जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि इजराइल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उन्होंने एक बार फिर से ऐसे वक्त पर यह कह दिया है कि युद्ध विराम नहीं होगा। लेकिन अगर हमास का आतंकी ये कहता है कि हाँ हम सुरंग बनाएंगे, हाँ हम हथियार बनाएंगे, अपने लोगों के लिए शेल्टर बनाना यूएन का काम है, ये कैसी सोच है? हाँ, ये लाइव भाषण अगर नहीं आने नहीं, लगे तो सोच दिक्कत अभी आएगी। गौरव भाटिया ने भी काफी कुछ कहा कि घटिया सोच के लोग हैं, ऐसे हैं वैसे। मैं बताता हूँ भाटिया जी, घटिया सोच किसकी है पता है आपको? एक वीडियो आते हैं वहां के ऑथराइज टीवी चैनल से जो दिखाता है कि बच्चे तड़प रहे हैं ब्लास्ट के अंदर, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अब तक मरे क्यों नहीं, इनको मार दो इजराइल, तुम खामोश क्यों, इनका नरसंहार करो। घटिया सोच ना उन लोगों की, नसरल्ला पे उनकी बोलेंगे, मानसिकता ना है जो हमास पे इंसानियत को बोलेंगे। भूल गए और सिर्फ खड़े हो गए हिटलर की तरफ। सर थोड़ा सा तो सवाल मैं तो सुन हमास लिया पे बोल रहा हूँ, कीजिए। सुनिए, मैं वहां पे आ रहा हूँ, आप आने दो ना, मेरे को आने दो। मैं सवाल आपका सुन लिया, आप मेरे को बताओ। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ, आपकी सुई 7 तारीख को अटकी हुई है, मेरी सुई 1948 से अटकी हुई है कि तब से अब तक के लेके क्या कर दिया इजराइल ने? कब्जा कर लिया, अकॉर्ड नहीं माना, ओस्लो अकॉर्ड का उल्लंघन कर दिया। अब तो यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मान रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है। मतलब एक मंशा के साथ चल रहा है और अमेरिका उसको फंडिंग करता जा रहा है। एक टैक्स पेयर के पैसे से बड़ा नरसंहार तू करता जा। मगर भारत देश को तो खड़े होना चाहिए ना मोदी जी को कि ठीक है आप सीज फायर करो। अब उस पर से एब्सटेंड हो जाते हैं। क्यों एब्सटेंड हो जाते हैं? काफी अरब वर्ल्ड भी एब्सटेंड हो गए, मगर सऊदी अरब ने फिर भी कहा कि आप जो 1967 का बॉर्डर रिकॉर्ड है उसके हिसाब से चलिए। अब उसके ऊपर चर्चा होगी।